नमस्कार दोस्तों। विश्व के प्राचीनतम जीवंत शहर काशी से आप सबका अभिनंदन है। आज आज हमारे इस विशेष संवाद कार्यक्रम काशी विश्वनाथ धाम परियोजना क्षेत्र में हम खड़े हैं। काशी का एक बहुत सुप्रसिद्ध गीत है, विश्व का सुप्रसिद्ध गीत है, भजन कह सकते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी का अस्तित्व शिव और गंगा के बिना है नहीं, और शिव काशी के कण कण में शिव बसे हैं और संभवतः शिव के कण कण में काशी। तो ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि आज हम इस परियोजना के में खड़े होकर के आपसे चर्चा करने आए हैं संवाद कार्यक्रम में, जिस परियोजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। शुरू से ही ये परियोजना अलग अलग विवादों में घिरी रही है, कभी इसको राजनीतिकरण को लेकर के, कभी कुछ सत्य लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाया है कायदे से। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल ट्रस्ट के सीईओ श्री विशाल सिंह, और जो शुरू से इस परियोजना को लेकर के वो जुड़े रहे हैं इस परियोजना से, और संभवतः उनसे ज़्यादा इस परियोजना के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। तो आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि विशाल जी से हम इस परियोजना की सच्चाई के बारे में जान सकें, इसमें आने वाली समस्याओं से जान सकें, और परियोजना से जुड़ी हर उन पहलुओं पर उनके हम प्रकाश पा सकें जो अभी तक अनछुए हैं। काशी मंथन में आपका स्वागत है विशाल जी। सबसे पहले तो इस परियोजना के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ धाम परियोजना है क्या। दूसरा सवाल इसके साथ छोटा सा आपसे रहेगा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तो सदियों से है, ऐसा इसमें क्या नया किया जा रहा है कि इस परियोजना की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल सही कहा मयंक जी आपने। काशी विश्वनाथ मंदिर और ये ज्योतिर्लिंग तो सदियों से है, अजन्मा है। इसका इतिहास भी कब बना, ये भी कब स्थापित हुआ होगा ज्योतिर्लिंग, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन कालांतर में इसके बनने के समय जैसी परिकल्पना स्कंद पुराण में दिखाई पड़ती है कि इस अविमुक्त क्षेत्र में रुद्रवन था और यहाँ पर लोग तपस्या करते थे और ज्ञान की स्थली थी। चारों तरफ एक मंदिरों का संकुल हुआ करता था, और वहाँ से कालांतर में धीरे-धीरे नए-नए मंदिर बनते गए। जो धनाढ्य लोग थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने मंदिर बनाए और उन मंदिरों की पूजा करने के लिए लोगों को उसके पास बनाकर छोटे घर दिए, जिनमें वो रहने लगे। और धीरे-धीरे करते-करते ये अविमुक्त क्षेत्र जो तपोस्थली थी, तपोवन था, आनंद कानन था, वो परिवर्तित होकर बस्ती के रूप में आ गया। और घरों की संख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती गई, तो उसी घरों में वो फिर निर्माण करते चले गए। और ये प्राचीन हालात ऐसे थे, यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं था, तो जिसको जैसे समझ आया वैसे निर्माण करता गया। और करते-करते हालत ये हो गई कि 20वीं सदी के शुरू में जब यहाँ महात्मा गांधी जी आए थे, तो उन्होंने भी इस स्थिति को देखकर 1916 में ये कहा था कि ये स्थिति खराब है, दयनीय है। और उसके बाद से लेकिन कोई कार्य इसके डिकंजेस्ट करने के बारे में या श्रद्धालुओं की सुविधा के बारे में या यहाँ पर जो अवस्थापना की आवश्यकताएँ थीं, उनके बारे में कोई कार्य नहीं किया गया। और जब हम लोगों ने जब यहाँ पर आकर के पहली बार देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस कार्य को शुरू करने का प्रयास किया गया, उस समय भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ना कोई टॉयलेट था, ना कोई रैंप था। अगर कोई वृद्ध है या स्पेशली एबल्ड है, उसको आने के लिए एक्सेस नहीं था। पतली-पतली गलियाँ थीं, गलियों की अधिकतम चौड़ाई कई जगह पर 2 या 3 फीट थी। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं की जो स्थिति होती थी, वो बड़ी खराब होती थी, और जिस आध्यात्मिक अनुभव को लेने के लिए वो यहाँ आते हैं, उनका जो असर होता था, वो उसके बिल्कुल विपरीत होता था। तो मुख्य उद्देश्य इस परियोजना का श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराना, यहाँ आने वाले लोगों का जो अनुभव हो वो अच्छा हो, वो साफ-सफाई हो, टॉयलेट्स हों, पीने का पानी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, और एक एक शांतिपूर्ण माहौल हो, ना कि वो गलियों की भीड़-भाड़ हो। इस उद्देश्य से इस पूरे परियोजना को प्लान किया गया है। इसके एक एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी लेके कई कयास लगाए जाते रहते हैं, अखबारों में निकलते रहते हैं कई कयास। तो आप पे, क्योंकि अब तो शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं इसका परियोजना का, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, और दूसरा इसका एक टाइम लाइन होगी इस पूरी परियोजना की समाप्ति की, उसके बारे में कुछ बताएं। ब्रॉडली अगर पूरी परियोजना को देखें, तो परियोजना को क्रियान्वित करने से पहले उसके जो स्थल है उसका जब चिन्हीकरण किया गया था, तो सबसे बड़ी कठिनाई और सबसे बड़ी समस्या जो थी वो यही थी कि इस क्षेत्र में बहुत घनी बस्ती थी, और इस लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में 3 से 4 हज़ार लोग रहते रहे होंगे। और कुछ किराए पे थे, कुछ अध्यासी थे, कुछ ओनर्स थे, और दुकानें थी, छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी थी।
तो उस समय उन भवनों को खरीदने का प्रयास किया जाना था। लेकिन चूँकि भवन नेगोशिएशन से लिए जाने थे, इसलिए एक बार में हम सभी भवनों की कॉस्ट जोड़कर कोई परियोजना की लागत बता सकें, ऐसी स्थिति नहीं थी। हम लोग लगातार उसको नेगोशिएट करते गए। जब तक भवन स्वामी भवन बेचने को तैयार नहीं होता था, तब तक वो नेगोशिएशन के टेबल पे ही नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति में हम उनके भवनों का मूल्यांकन भी नहीं कर सकते थे कि हम पता कर सकें कि वो भवन कितने का बिकेगा। तो जब ये बातचीत शुरू होती थी, तो एक-एक करके जो 300 घर लगभग इसमें लिए गए हैं, उस हर घर को एक परियोजना के तौर पे देखते हुए हम लोगों ने नेगोशिएट किया, बात करी, फिर उनके मूल्यांकन हुआ। तो ऐसे करते-करते अब तक जो पैसे खर्च हुए हों, लगभग सवा 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हुआ है, जो इन भवनों को खरीदने में और यहाँ के जो निवासी थे, दुकानदार थे, उनको खाली कराने में, किराएदारों को खाली कराने में, और बाकी जो थोड़ा बहुत कार्य अभी आप देख रहे हैं, लेवलिंग का, मकानों को तोड़ने का, मलबे को हटाने का, ये सब करने में लगभग साढ़े 400 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए हैं पिछले 1.5 वित्तीय वर्ष में। और अब जो कार्य होना है, वो निर्माण का है, जिसका अभी टेंडर हो चुका है और एक रिनाउंड कंपनी इसके लिए सेलेक्ट भी हो चुकी है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करके। उनका निर्माण कार्य 15 जनवरी 2020 से शुरू करने का प्रयास है, और आप देख सकते हैं इस समय की निर्माण की तैयारी चल रही है। आपने कठिनाइयों की बात की, 300 मकान अधिग्रहित किए गए, लेकिन सिर्फ मकानों को, भवनों को अधिग्रहित करना कठिनाइयों में नहीं रहा होगा। इसके अलावा भी, जैसे हम लोग यहाँ शुरू से देखते थे, बड़ी सकरी गलियाँ थीं, मतलब मकान इतने सकरे थे कि शायद धूप की रोशनी भी नहीं आती होगी गलियों में। उसके अलावा आपने अभी तक क्या-क्या कठिनाइयों को यहाँ फेस किया है, इस पूरी परियोजना को यहाँ तक लाने में? जब देखिए शुरू से, चूँकि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत थे, 300 मकान कहना आसान है, ऐसे लग केवल संख्या दिखाई पड़ती है 300, उन 300 मकानों में रहने वाले 3000 लोग, और उन 3000 लोगों से 10,000 से ज़्यादा होंगे सर ना। हाँ। 10 मकान, एक मकान में अगर 10 परिवार रह रहा है और एक परिवार में 5 आदमी को जोड़ दीजिए, हाँ। तो 50 आदमी का तो एक संकुल हो गया। 15,000 से कम तो पॉपुलेशन इतनी है बड़ी संख्या थी, और डिस्टर्ब। उसके बाद उन संख्या में जो लोग थे, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जो यहाँ नहीं रह रहे थे, प्लस आपका जो राजनीतिक विरोध किसी चीज़ का होता है, वो भी था, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों का मंदिर में जो व्यवस्थाएं थी, रोजगार जुड़ा इनसे हुआ जुड़े हुए थे, तो उनका भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। एक डर की भावना थी मन में कि ऐसा नहीं हो कि हमारा सब कुछ छिन जाए, और इनसिक्योरिटी के साथ साथ कुछ एक जो टिपिकल होता है, तो धरना प्रदर्शन यहाँ से शुरू करके हम लोगों ने किया। और एक ये भी सत्य था कि हर मकान अपने आप में एक कहानी थी, क्योंकि किसी भी मकान में रहने वाला परिवार जो है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, उनकी एजुकेशन स्टेटस क्या है, हेल्थ का क्या इशू है, उनके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पैसा भी देते हैं तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी एवेन्यूज़ होने चाहिए, कहाँ खर्च करेंगे। और उसके बाद ओनरशिप भी तरह-तरह की थी। कई जगह पर कई मकान सेवैत थे, जिनको कि हम हिंदू एक्ट के अनुसार उनको सेवैत की डेफिनेशन अलग है। दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज़ पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। उसका अलग तरीका होता है, वो खरीदा बेचा नहीं जा सकता, बट हमें वो स्थान चाहिए थे। कई ट्रस्ट के भवन थे, कई मुमुक्षु भवन था, यहाँ पर एक हटाया गया जहाँ हम खड़े हैं इस स्थान पर। पीछे आपके निर्मल मठ है, उधर आप देख सकते हैं निर्मल मठ भी है। तो ये सब अलग-अलग ओनरशिप के टाइप्स थे। इन भवनों को खरीदने के लिए पूरी प्रक्रिया ही अलग थी, और एक नॉर्मल रजिस्ट्री करवा लेना तो फिर भी सिंपल था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, और दूसरा ओनरशिप पैटर्न जो था, क्योंकि संपत्तियां पुरानी थीं, तो कई स्थानों पर ऐसा भी हुआ कि एक-एक मकान में 40-40 लोग हिस्सेदार हैं। तो हम वो अलग-अलग समय पर बनारस आ रहे हैं, कोई लंदन से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, कोई 456 अंश तक, तो 456 अंश तक खरीदे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, उनका आना, फिर वो रजिस्ट्री पूरी होना, फिर कंप्लीट होने के बाद फिर उसको मकान को खाली करा के तोड़ना। इट वाज़ अ बिग टास्क। एक मकानों का खरीदना और क्रय करना, दूसरा भावना जो थी उसके पीछे जुड़ी हुई, वो बहुत मुश्किल था कि हम अविमुक्त क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर जो बस्तियाँ थीं, यहाँ पर सभी विप्र लोग रहते थे, ब्राह्मण थे, उनका अटैचमेंट मंदिर से और इस स्थान से बहुत ज़्यादा था। तो हमने तो केवल भवन खरीदे हैं, उनकी भावनाएं तो यही हैं, वो हम उसका कोई दाम देकर उसको नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों को बहुत एम्पैथेटिक होकर ये समझते हुए कि ये क्रय करने का या भवन क्रय करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनकी भावनाओं के साथ हमको कितनी संजीदगी से संभालना है, बात करना है, ताकि वो इस परियोजना के साथ जुड़े रहें। इसके साथ हम लोगों को इस कार्य को करना था, तो जिससे भी मुश्किल बढ़ती गई समय-समय पर। और कई बार ऐसा भी देखा कि लोग किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं, जो उनका, किसी को कैंसर है, किसी को कोई लाइलाज बीमारी चल रही है जिसके लिए पैसा नहीं है, तो उनको भी हम भवन खरीदने से पहले हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया,
कई बार चीफ मिनिस्टर ऑफिस रिलीफ फंड से पैसे तक मंगाए और उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए हमने पीजीआई लखनऊ तक भेजा, तो आज के दिन में वो सब स्वस्थ हैं। तो मेरा कहने का अर्थ था कि हम लोगों ने पहले उनको एक परिवार की तरह अपने साथ जोड़ा और उसके बाद उनके परिवार की सभी समस्याओं को समझने के बाद उसको सुलझाते हुए तब मकान की बात करी। तो मकान क्रय करना उद्देश्य ज़रूर था, लेकिन वो सबसे लास्ट में रखा और उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए कार्य को करने का प्रयास किया। तो इसलिए शायद जो मुश्किल कार्य था वो 1 साल में पूरा हो सका। तो और इसके अलावा जो मुश्किलें हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, वेस्टेड इंटरेस्ट था, तो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है। आपको अगर किसी इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं क्रिएट करनी होती हैं। स्थानीय निवासियों में बहुत बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। यंग बच्चे थे, पढ़े हुए थे, ट्रेंड भी थे, लेकिन बाहर जाने लायक क्षमता नहीं थी। तो उनको यहीं पर इन सीटू उनको इतना कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उनको इस हम लोगों ने जो हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू करी और पुजारियों की जो हमने आईटी के माध्यम से वो व्यवस्था बनी कि आप शास्त्री सीधा बुक कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं को देने के साथ साथ उन्हीं को जोड़ा, तो मैक्सिमम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो यहाँ पे हमारे नौकरी में भी 100-150 लोग हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं जो लगभग लोकल रेजिडेंट्स हैं और यहाँ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और आज के दिन में उनका पूरा परिवार इस पूरी परियोजना से प्रसन्न है, जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो स्थान ज़रूर दिया लोगों ने, लेकिन उनकी भावनाएँ अभी भी हमारे लिए पॉजिटिव हैं और हमें लगता है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको हम लोगों ने अचीव किया है। विशाल जी, शुरू से एक बहुत बड़ा विवाद रहा कि एक शायद राजनीतिकरण के कारण कि जो मंदिर निकाले गए उसमें कई मंदिर नष्ट हुए, विग्रह तोड़े गए, जिससे कि संभवतः लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। इस विषय में आपका क्या कहना है? शुरू से ही जब ये कार्य प्रारंभ हुआ था और पहली बार एक घर के अंदर से मंदिर निकलने की बात हुई थी, तब से इस पर एक कूटरचित तरीके से तथाकथित लोगों द्वारा शुरू किया गया कि हमने मंदिर तोड़ने का कार्य करा जा रहा है और हम लगातार मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और ये दुर्भावना भड़काने के अलावा कोई और इसका उद्देश्य नहीं था। मुख्य रूप से एक यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी थे, उन्होंने बीच में एक कंट्रोवर्सी उठाई कि साहब हमने शिवलिंग जी यहाँ पर इकट्ठे करके और उसको मलबे में फेंक दिया और तत्काल उस चीज़ की जांच कराई गई और उसका भी सत्य सामने निकल कर आया बाद में। तो ये सब चुनाव के पहले इस तरह के प्रयास किए गए, लेकिन ईश्वर की कृपा थी और हम लोगों ने भी कोशिश करी कि तथ्य का ध्यान रखते हुए और लोगों की जो एक जन भावना है, धार्मिक भावना है, उसका पूरा ख्याल करते हुए जब हम तोड़ने का काम कर भी रहे थे, तो पहले तो हम लोग ध्यान रखते थे कि कोई मंदिर अगर दिख जाए तो तुरंत हम लोग निर्माण तोड़ने का काम रोक देते थे। रोकने के बाद उस किसी अधिकारी द्वारा उस मंदिर का इंस्पेक्शन किया जाता था, जिसमें ये प्रयास होता था कि उसको देख लिया जाए कि तोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि मंदिर पे नुकसान ना हो, किसी विग्रह को नुकसान ना हो। और यदि कोई ऐसा विग्रह जो केवल रखा हुआ है तो उसको भी हम लोगों ने हटाकर अगर पूजित नहीं है, केवल शोभित विग्रह है, तो उसको हटा करके हमने बाकायदा उसको अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है और जो हमारा वाराणसी म्यूज़ियम बनना है उसमें उसको स्थापित करने का भी हम लोग रखेंगे। और इसके अलावा कोई भी मंदिर न टूटने पाए, ये सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य भी था हमारे लिए। और जब इन चीज़ों की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको जब दी गई, तो सभी ने ये बात कही एक तरफ से एक सुर में कि नहीं, हमें मंदिरों को ध्वस्त नहीं करना है, इन सभी मंदिरों को बचाना है, संरक्षित करना है और इस पूरे क्षेत्र को जो पहले केवल कॉरिडोर कहा जा रहा था, उसको मंदिरों के संकुल के रूप में विकसित करने की बात कही गई, ताकि जो अवमुक्त क्षेत्र का पौराणिक रूप रहा होगा जैसा, वो उस रूप में आ सके। और उसके बाद हम लोगों ने इन मंदिरों को संरक्षित करना शुरू किया। आपके पीछे एक मंदिर है, ये मिर्ज़ापुर मठ मंदिर है। ये भी एक मिर्ज़ापुर मठ था, घर के अंदर से निकला था, इसमें लोग रहते थे और मंदिर का प्रयोग घर के यूनिट के रूप में हो रहा था और शिखर के ऊपर भी घर बनाए हुए थे। लेकिन उसको हटाने के बाद अब हमने जैसे इस मंदिर को संरक्षित किया, इसी तरीके से हमने सारे मंदिर जो निकले हैं उनका आइडेंटिफिकेशन है, बाकायदा लिस्टिंग है। कुल लगभग 68 ऐसे विग्रह मिले हैं और उसमें जो ऐसे हैं जो काशी खंड में काशी खंडोक्त हैं, जो अंतर्ग्रही यात्रा में या पंचकोशी यात्रा में जिनका उल्लेख है और महत्व है, पौराणिक महत्व है, उन सभी मंदिरों को भली प्रकार से संरक्षित करते हुए, उन सभी विग्रहों पर मंदिर बनाने की जहाँ आवश्यकता होगी वो बनाते हुए, इन सभी को जनता के लिए ओपन करना है, खोलना है। और इसके अलावा जो पारिवारिक मंदिर या इस तरह के विग्रह हैं, उनके विषय में आज ही काशी विद्वत परिषद के साथ में माननीय मंत्री धर्मार्थ कार्य जी के साथ, आयुक्त महोदय के साथ हम लोगों की आज मीटिंग है शाम को 3:30 बजे और हम लोग ये तय करेंगे
कि ऐसे जो मंदिर हैं जिनके विग्रह, पूजित विग्रह जिनको हटाना है, उसकी शास्त्रीय विधि क्या है, उनको रखने का उचित स्थान क्या होगा, ताकि आवश्यकतानुसार ऐसे जो विग्रह हों उनको विस्थापित किया जा सके। तो ये पूरे का पूरा एक जो माहौल बनाया गया था, ये गलत था, झूठ था, और ये जो है कुत्सित प्रयास था ताकि लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके। इसी तरह की एक और रूमर्स उड़े थे उस समय इलेक्शन से पहले कि इस क्षेत्र में अन्य धर्म के लोगों का मकान था, उसको तोड़ दिया गया, जबकि ये सत्य है कि इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले सभी सनातन धर्मावलंबी थे, ब्राह्मण थे और कुछ खत्री थे, और किसी भी तरीके से किसी अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति को न खरीदा गया है, न तोड़ा गया है, न हटाया गया है। तो ये सब झूठ है और अफवाह है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वॉर जो पूरे देश में देखा जा रहा है, उसका एक एक सुनियोजित पार्ट होता है, जिसको कहा जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे कहूँगा कि आपके बारे में व्यक्तिगत प्रश्न है। जी, प्रश्न ये है कि कई बार कई मीडिया हाउसेस ने बहुत कुछ लिखा, जी, मंदिर को तोड़ने को, इस विवाद को लेकर के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, बहुत एविडेंटली उसमें नज़र आते थे। जी, किसी वेबसाइट ने शायद औरंगजेब तक से तुलना की इस सारे प्रयास की, जो हम अपने सामने देख रहे हैं क्या प्रयास है। जी। पर्सनली आप इस नेगेटिविटी से कैसे डील कर पाते हैं? क्योंकि यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर लगातार फेंकी जाए तो कैसे आप पर्सनली डील करते हैं? देखिए, ये कहना कि मैं बड़े आसानी से इस नेगेटिविटी से निकल गया या हमारी टीम निकल गई, ऐसा गलत है। हम सब इस चारों तरफ से होने वाली नकारात्मकता की बौछार के शिकार कभी ना कभी ज़रूर हुए हैं, खूब हुए हैं, और परेशान हुए हैं। मन में आया है कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको करने का उद्देश्य क्या है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक सत्य है कि जब हम लोगों ने पहली बार मीटिंग हमारी हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐतिहासिक कार्य है, इसको कर डालिए। और एक मन में जोश था, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सानिध्य और सहयोग मिलता रहा, उनका उत्साहवर्धन मिलता रहा, और जो यहाँ के हमारे लोकल निवासी थे, उनका विरोध शुरू में हुआ, लेकिन धीरे-धीरे, जैसा मैंने कहा कि एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड के बाद धीरे-धीरे हमें उनका भी सहयोग मिलने लगा, उनका भी प्रेम मिलने लगा। तो विरोधी तो थे, नकारात्मकता भी थी, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं उसको आउट बैलेंस करते हुए पॉजिटिविटी भी थी। लोगों का आशीर्वाद मिलता था, लोग जो दर्शनार्थी यहाँ आते थे और इस क्षेत्र में हो रहे कार्य को देखते थे, उनके जो चेहरे की प्रसन्नता होती थी, उसका उत्साह भी हम लोगों को मिलता था। और इन सब के ऊपर कहीं न कहीं से एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास पैदा हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, सही उद्देश्य से कर रहे हैं, और केवल एक कारण है इसको करने का कि श्रद्धालुओं को सुविधाएँ मिल सकें और जो हमारा मंदिर है वो खुल सके, लोग आराम से दर्शन कर सकें। तो अगर उद्देश्य पॉजिटिव है, तो कहीं न कहीं ईश्वर मदद करेंगे। कई बार इस फ़ेथ के साथ, इस ट्रस्ट के साथ इस चीज़ को हम लोगों ने अप्रोच किया, और बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आईं, बड़े-बड़े आरोप लगे, बहुत तरीके के ऐसे नकारात्मकता के क्षण भी आए, लेकिन हम सब ने इसको आप लोगों के स्थानीय सहयोग से और लोगों के प्रेम से और ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण किया। अभी तक जो हम लोगों ने बात की विशाल जी, वो आज तक की परिस्थिति की और पास्ट की। अब हम चाहते हैं ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा इस धाम का, काशी विश्वनाथ धाम का कैसा स्वरूप होने वाला है भविष्य में, और आप ऐसा अलग क्या करने वाले हैं जिससे श्रद्धालु एक बार आए तो ईश्वर की आस्था के बाद यहाँ के एक्सपीरियंस से वो बार बार खिंच करके इस जगह आए। जी, सबसे पहली चीज़ तो अभी आप जो देख रहे हैं, लगभग 4.5-5 लाख स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल जो खाली हुआ है, यहाँ पर जो डेंस भवन थे उनको हटाने के बाद, इस पूरे एरिया में अभी जो खंडहर का एक रूप आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से अभी मलबा हटाया गया है, तो इस पूरे रूप में 5 लाख स्क्वायर फीट में कुल 27 ऐसी बिल्डिंग्स बननी हैं, जिनका क्षेत्रफल, कुल कवर्ड एरिया लगभग 27,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट में। शेष पूरा भाग खुला हुआ रहेगा, और इस पूरे भाग में आधे से ज़्यादा, अब जैसा अभी बताया हमने, आधे से ज़्यादा भाग तो केवल पेडेस्ट्रियंस के लिए, आने जाने के लिए एक विस्टा के रूप में रहेगा, और निर्माण की अमाउंट निर्माण का बहुत कम है। इस क्षेत्र में हरियाली बढ़ाई जाएगी, और जहां हम अभी खड़े हैं इस स्थान पर, आप चीज़ देख सकते हैं, सीधा पीछे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 33 से 34 मीटर का हाइट का डिफरेंस है। इस पूरे क्षेत्रफल में किसी भी स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इट विल बी कम्प्लीटली डिसेबल्ड फ्रेंडली। वृद्ध व्यक्ति जो होंगे, वृद्ध श्रद्धालु जो होंगे, उनको व्हीलचेयर में, अगर वो गंगा में स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद वो अपनी व्हीलचेयर के माध्यम से सीधा मंदिर तक जा पाएंगे। तो इसके लिए एस्केलेटर्स होंगे, सीढ़ियाँ होंगी, रैंप्स होंगे, ताकि उनको असुविधा ना हो। इसके अलावा ये जो अविमुक्त क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण
परिकल्पना थी, इसमें मंदिरों के साथ साथ तपोस्थली के साथ साथ एक वैदिक ज्ञान का केंद्र भी था। तो इसमें जहाँ हम अभी खड़े हैं, इसके जस्ट बाईं तरफ यहाँ पर एक वैदिक सेंटर बनेगा, जिसमें लगातार जो शिक्षा दी जाएगी वेदों की, और पारंगत किया जाएगा उनको कर्मकांड में, ताकि जो वैदिक शिक्षा जो यहाँ की एक नींव रही थी वो बनी रहे। पीछे मणिकर्णिका घाट के पास एक स्टेट ऑफ आर्ट वुड स्टोर बनाया जाएगा, जिसमें लकड़ियों को स्टैक करने का एक मैकेनिकल मेथड होगा, जिससे कम एरिया में अच्छे तरीके से लकड़ियों को रखा जा सके और घाटों से उन सब लकड़ियों का कब्जा हटाया जा सके। उसके बाद फिर एक यहाँ वाराणसी गैलरी होगी, जिसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारे तरह तरह के जो पुराने सामान मिले हैं, जो कई बार घरों की सजावट के सामान हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उन सबको उसमें सजाया जाएगा, उसको रखा जाएगा, प्रॉपरली क्यूरेटेड म्यूज़ियम होगा। उसके बगल में चूँकि यहाँ पे समय समय पर व्याख्यान होते रहे हैं पूर्व में, तो ऐसे बौद्धिक व्याख्यानों के लिए एक यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। और ऑडिटोरियम के जस्ट बाद फिर हमारा एक यहाँ पर, चूँकि मुमुक्षु भवन था, काशी मरणान मुक्ति का जो कंसेप्ट है उसको भी इसमें हमें रखना है, तो इसके लिए एक हॉस्पिस बनेगा, जिसको हम स्टेट ऑफ आर्ट, अगेन मेडिकल फैसिलिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पर होंगी, और प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर ऊपर के 2 फ्लोर्स जो होंगे वो यहाँ आकर के लोग अपना स्थान बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं, जो काशी मरणान मुक्ति के लिए। और उसमें इसके अलावा जो पीछे की तरफ एक डॉर्मेट्री बनाई जाएगी, जिसमें गेस्ट रूम्स होंगे और डॉर्मेट्रीज़ होंगी, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं उनको इधर-उधर भटकना ना पड़े, एक सुविधा उनको आवश्यकता अनुसार मिल सके। इसके अलावा जो भोगशाला हमारी है, श्रद्धालु हैं, जो सेवा दल हमारा, जो सेवादार हैं, पुजारी हैं, उनको रहने का स्थान, पूजा करने के पहले तैयार होने का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्य बात सबसे, ये जितने भी एंट्री पॉइंट्स होंगे, एक जो हमारा जल मार्ग से आने वाला मुख्य एंट्री पॉइंट, जिस पर 2 ऑल वेदर जेटी लगा रहे हैं हम, वहाँ से आने वाले लोगों के लिए, और 2 गेट पीछे की तरफ, एक जो गेट नंबर 4 से और दूसरा गेट नंबर 2 से है वर्तमान में, इन सभी गेटों पर एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा या श्रद्धालु सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें उनके जो फ्रिस्किंग है, जांच है, वो सब करने के बाद उनको सामान रखने के लिए लॉकर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे टॉयलेट्स होंगे, सारी जो आवश्यकताएं हैं, ताकि वो शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से आकर नहा धोकर अपना सामान रख कर सुविधानुसार दर्शन करने जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा एक बुक स्टोर होगा, अध्यात्म की जो बुक किताबें हैं उनको यहाँ रखने का स्थान रखा जाएगा, ताकि लोग वहाँ पढ़ सकें। और पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण, लगभग 55% क्षेत्रफल जो है वो वृक्षों से आच्छादित होगा, ताकि इस पूरे क्षेत्र में एक सिटी लंका भी काम करेगा ये। और यहाँ पर जो लोग रहेंगे, आएंगे, उनको मेडिटेट करना है, बैठना है, तो जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसको उनको प्राप्त हो सके, इसका इंतज़ाम किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में चूँकि कल्चर सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ का भी बहुत महत्व रहा है, तो हम लोगों ने एक पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जा सकते हैं, जो घाट से देखा जा सकता है। जलासेन घाट का एरिया जो खाली हुआ है, उसके ऊपर एक व्यूइंग गैलरी बनेगी, और उससे आप एक तरफ, अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो आपको गंगा जी दिखाई पड़ेंगी, और पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको कॉरिडोर का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। और इस पूरे लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में ग्रेनाइट, जो टैन ब्राउन ग्रेनाइट के माध्यम से इस पूरे एरिया की कवरिंग की जाएगी, और यहाँ से निकलने वाला समस्त सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सबको ट्रीट किया जाएगा। 25 mld का एक हमारा सॉलिड वेस्ट STP भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लगा रहे हैं, ETP भी है। और जो सॉलिड वेस्ट लगेगा उसकी जो कंपोस्टिंग करनी है या उसको इंसिनरेट करना है, उसकी व्यवस्था के अनुसार भी पूरी प्लानिंग की गई है, ताकि इस क्षेत्र से, इस प्रोजेक्ट से कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट निगेटिव ना हो, वो, और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज़ीरो हो। इस प्लान को लेकर के बनाया जा रहा है, और प्रयास ये है कि आने वाले 200 वर्षों तक इसमें किसी तरह के सिविल मेंटेनेंस की आवश्यकता न पड़े, इस चीज़ को लेकर के पूरी अवधारणा तैयार की गई है। और हमारी समझ से जो खुलापन है, जो स्थान है, उसमें 10 से 15 हज़ार लोग एक समय में मंदिर प्रांगण के अंदर और इस कॉरिडोर एरिया में रह पाएंगे। तो एक तो डिकंजेस्ट होगा, लोगों को उठने बैठने का स्थान होगा, सारी मूलभूत सुविधाएं होंगी, तो जो उनका आध्यात्मिक अनुभव है वो स्वयं एक इस मंदिरों के संकुल से गुजरते हुए जब वो विश्वनाथ मंदिर तक जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके जो आस्था है उसमें उनको एक अच्छी अनुभूति होगी, और वो शायद इस कार्य के लिए अच्छा महसूस कर पाएंगे। The future sure looks exciting, विशाल जी। Thank you. और आप और आपकी टीम जिस इस महान कार्य में लगी हुई, सही में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, एक ऐतिहासिक कार्य है। आप सबको हम की तरफ से बहुत शुभकामना, और
आपको हम लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। व्यस्त आप सब लोग रहते हैं। उम्मीद है कि जब ये परियोजना तैयार होगी तो हम फिर एक बार आएंगे और एक बार इसके बदले हुए स्वरूप के साथ लोगों के सामने रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे टीम के सदस्य विनोद जी, ये डिप्टी कलेक्टर हैं मंदिर न्यास में, और विनय जी ये यहाँ पे तहसीलदार के रूप में संबद्ध हैं। मैं इन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ इस टीम के साथ में, और हम सब की जो एक साथ चलकर, एक साथ जुड़कर जो एक कोहेसिव टीम थी, ये उसी का रिजल्ट है कि हम लोग आज यहाँ तक भी पहुँच सके हैं। और आप लोगों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।